नमस्कार, नॉस्टैल्जिया में आपका स्वागत है। आइए आपको उन कहानियों के बारे में बताते हैं जो जानना जरूरी है। ना महामारियां नई हैं और ना ही उनसे लड़ने का जज्बा। इंसानी जज्बे की जिजीविषा से दुनिया न सिर्फ कायम है बल्कि हमेशा रफ्तार से आगे बढ़ती रही है। 1918 के स्पेनिश फ्लू के दौरान भी इंसानी हिम्मत की ऐसी ही कई कहानियां सामने आईं। आइए कुछ कहानियों के बारे में आपको बताते हैं। चलते हैं आज से 100 साल पहले, साल 1918, न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर। स्पेनिश फ्लू ने पूरे न्यूजीलैंड में कहर मचाया था। महज 8 हफ्तों के अंदर 8000 लोगों की मौत हो गई थी। तब सरकार ने आनन फानन में एक फैसला लिया। यहाँ के चीफ पोस्ट ऑफिस में एक बड़ा चैम्बर बनवाया गया। ये एक इनहेलेशन चैम्बर था। स्वास्थ्य अधिकारियों ने प्रचारित किया कि इस चैम्बर में जिंक सल्फेट है, जिससे वायरस मारने में मदद मिलती है और फेफड़ों की सूजन में आराम मिलता है। फिर क्या था, सैकड़ों लोग यहाँ रोज लाइन लगा कर आने लगे। लोगों को लगा कि उन्हें अब फ्लू नहीं होगा। लेकिन ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि जैसा सरकार बता रही थी दरअसल वैसा था नहीं। इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले कि इस चैम्बर से असल में कोई फायदा होता था या नहीं। दरअसल बाद में सरकार ने भी इस बात को माना कि डर और अफरा तफरी के माहौल में लोगों में यह एहसास पैदा कराना जरूरी था कि वो बीमार नहीं होंगे। लोगों में जिंदगी और फ्लू के इलाज को लेकर पॉजिटिविटी आए, इसीलिए ये चैम्बर बनवाया गया था। एक वाकया है अमेरिका का भी। इतिहासकार नैन्सी ब्रिस्टो जब स्पेनिश फ्लू को लेकर रिसर्च कर रही थी तो उनके हाथ उम्मीदों का एक पिटारा लगा। दरअसल उनके हाथ फ्लू के दौरान मरीजों की तीमारदारी करने वाली नर्सों के बेशकीमती खत लगे। ये वो नर्सें थीं जिन्होंने संक्रमित होने का जोखिम उठाते हुए इस महामारी को खत्म करने में जान की बाजी लगा दी थी। विश्व युद्ध में नर्सों की ज्यादा मांग थी। कुछ लोगों के पास उनकी देखभाल के लिए कोई महिला रिश्तेदार नहीं थी या उनके परिवार में खुद महिलाएं ही बीमार थी। ऐसे में नर्सों ने घर घर जाकर स्पेनिश फ्लू के मरीजों की देखभाल की। हम सब जानते हैं कि स्पेनिश फ्लू ने उस वक्त अमेरिका के फिलाडेल्फिया में कहर बरपाया था। महामारी को देखते हुए आर्च बिशप ने ननों को नर्सों के तौर पर काम करने का फरमान सुनाया। लगभग 2000 नन बिना मेडिकल ट्रेनिंग के ये काम करने के लिए राजी हो गईं। लोगों की जान बचाने को तैयार हो गईं। शहरों में फ्लू के चलते हो रही बेतहाशा मौतों को कंट्रोल करने के लिए इन ननों ने 12 घंटे की लंबी शिफ्ट में मरीजों का ध्यान रखा। इसीलिए बाद में फिलाडेल्फिया के मेयर ने एकाएक नर्स बनी ननों का शुक्रिया किया। उन्होंने माना कि इससे पहले कभी भी इस तरह का दान या आत्म बलिदान नहीं देखा गया। अब बात करते हैं भारत की। कहते हैं कि आपदा में सब एक हो जाते हैं। इंसान दूसरे इंसान की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। उस वक्त बीमारी से मोर्चा लेने के लिए कई एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप खुद से सामने आए। उन्होंने समूहों में कैंप बनाकर लोगों की मदद करना शुरू की। पैसे इकट्ठा किए, कपड़े और दवाइयां भी बांटी। एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार शायद देखने को मिला जब पढ़े लिखे लोग और समृद्ध तबके के लोग गरीबों की मदद करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आगे आए। ये तो बात हुई इंसानियत की, इंसानी जज्बे की। एक लड़ाई विज्ञान ने भी लड़ी। 1918 में स्पेनिश फ्लू का वायरस विज्ञान के लिए नई चुनौती थी। जब फ्लू आया उस वक्त न मेडिकल टेस्ट हुआ करते थे और ना ही किसी तरह की कोई वैक्सीन मौजूद थी, ना ही थी कोई एंटीबायोटिक्स। स्पेनिश फ्लू ने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को समझाया कि इन्फेक्शन के लिए कोई एक शख्स जिम्मेदार नहीं होता और ना ही किसी को अलग थलग कर देना इलाज है। 1920 में दुनिया भर की कई सरकारों ने
सामाजिक चिकित्सा यानी सोशलाइज्ड मेडिसिन के कॉन्सेप्ट को अपनाया। रूस पहला ऐसा देश बना जिसने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को अपनाया और इसके नक्शो कदम पर जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भी चल पड़े। उधर अमेरिका ने एक अलग रास्ता अपनाया। उसने नौकरियों के आधार पर बीमा योजनाओं को तरजीह दी। इसका सिलसिला शुरू हुआ था साल 1930 में, लेकिन ये साफ है कि सभी देशों ने स्पेनिश फ्लू के बाद ही हेल्थ केयर सिस्टम पर ध्यान देना शुरू किया था। ये महामारी का ही अंजाम था कि साल 1920 में कई देशों ने स्वास्थ्य मंत्रालय बनाए थे। अगर नई चुनौतियां बहुत कुछ सिखाती हैं, तो इतिहास भी काफी कुछ सिखाता है, बशर्ते हम उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। आपको आगे भी ऐसी ही कहानियों से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।